कक्षा 8 हिंदी साहित्य पर निंदा। प्रस्तुत पाठ में निंदा के करने के प्रवृत्ति को व्यंग्यात्मक और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया गया है। आज के समाज में निंदा करने के प्रवृत्ति लोगों के दैनिक जीवन का एक आवश्यक कार्य बन चुका है, जो किसी भी तरह लाभकारी नहीं है। मनुष्य दूसरों की निंदा कब और क्यों करता है? जीवन मूल्य, निंदा प्रवृत्ति पर व्यंग्य, शिष्टाचार, नैतिकता का पालन, दूसरों का सम्मान, भावनात्मकता, विश्वास, वाणी, माधुर्य एवं सच्चाई। अगला प्रश्न इस प्रकार है, साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया, तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है? उसने उत्तर दिया, गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि तुमसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूँगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो यह हाल है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु ये दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाएगा। महंगाई की इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन को कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और न किसी अन्य उपकरणों की, न निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, न मासिक चंदा, कम से कम एक श्रोता अवश्य चाहिए और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं, ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड न हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते, किंतु परनिंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं। परनिंदा के खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता। परनिंदा के खेल को सभी खेल ही नहीं सकते, बल्कि खेलते हैं। सभी को अच्छा लगता है। परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न, निंदक भी रसलीन है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है कि हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास जी, जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे कभी किसी निंदक के सताए हुए थे, तभी उन्होंने लिखा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तर होए, कबहु उड़िया खिन परे पीर घनेरी होए। कबीरदास जी तो महात्मा थे। यदि उनका सिद्धांत शब्द मानते तो निंदा पीछे पीछे न की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके ये नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने वालों में लोग अपने डैडी जी की भी कभी नहीं छोड़ते। गुरु जी तो किसी गिनती में ही नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा, सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास आकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा यह है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनके मुख की तरफ देखते रह गए। एक घर में सास दिन
भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसन को उस घर से सब कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी, उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हो गई कि चीज़ें ही नहीं बल्कि अपनी ओर से अनेक उपहार भी दे डाले। पड़ोसिन की सास की बुराई सुनती रही। प्रश्न नंबर 1 में सास कैसी थी और बहू क्या सुनती रही। प्रश्न नंबर 2 में कबीर दास जी ने निंदा के बारे में कौन से दोहा लिखा है। प्रश्न नंबर 3 में निंदा रस का आशय क्या है। प्रश्न नंबर 4 में कौन कौन से खेल बिना उसके नहीं खेले जाते। विद्यार्थी प्रश्नोत्तर लिखेंगे।